हेलो एवरीवन, दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक सीरीज शुरू की है जो कि किससे जुड़ी हुई है, जो जुड़ी हुई है नेट जेआरएफ भूगोल विषय के पाठ्यक्रम से, जिसमें हमने हमारी पिछली सीरीज के अंतर्गत या कहें इसी सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने भूगोल विषय के, जो कि नेट जेआरएफ से जुड़ा हुआ है, भूगोल विषय के पाठ्यक्रम पर चर्चा शुरू की थी, जिसमें हमने पिछले एपिसोड में इकाई 1 पर चर्चा की है, यानी यूनिट 1 को हमने देखा था। यूनिट 1 के अंतर्गत कौन कौन से शब्दों को, कौन कौन से विषयों को शामिल किया गया है, किस क्षेत्र को शामिल किया गया है भूगोल के, इसके अंतर्गत हमने चर्चा की थी, जिसमें हमने जियोमॉर्फोलॉजी को देखा था। यानी यूनिट 1 में हमने भू आकृति विज्ञान से जुड़े हुए उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में हमने चर्चा की थी जो नेट जेआरएफ भूगोल से संबंधित हैं या इस परीक्षा में जिनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो हमने बेसिकली पाठ्यक्रम पर यह सीरीज आधारित की है, जिसमें हम हमारे आज के एपिसोड में दूसरी यूनिट पर चर्चा करने वाले हैं। यानी भूगोल के पाठ्यक्रम में ही दूसरी यूनिट में क्या शामिल किया जाना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं नेट जेआरएफ की दूसरी यूनिट में या इसके पाठ्यक्रम में भूगोल के अंतर्गत क्या शामिल किया गया है। बात करें यदि दूसरी इकाई के बारे में या दूसरी यूनिट के बारे में, तो इकाई का नाम है, ध्यान रखिएगा, जलवायु विज्ञान। चूंकि आप पीएचडी के लिए अपेयर होने वाले हैं, शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले हैं, ऐसे में आपने चूंकि पीजी की डिग्री भी कर ली है, तो आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप भूगोल के उन सभी सामान्य शब्दों से परिचित होंगे, उन सभी विषयों से परिचित होंगे जो हमारे आसपास घटनाएं घटित होती हैं। और आपने चूंकि ग्रेजुएशन और पीजी दोनों कर लिया है, तो आपको भूगोल के बारे में ठीक ठाक जानकारी होनी चाहिए, तभी आप शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में चूंकि हमने पिछली इकाई में डिटेल से चर्चा की थी कि किन भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या चीजें, कौन कौन से टॉपिक को शामिल किया गया है, आज हम दूसरी इकाई के अंतर्गत यहाँ जलवायु विज्ञान के अंतर्गत, या ध्यान रखेगा इसे इंग्लिश में कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी, तो क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन से फिनोमिना हैं, कौन कौन सी शब्दावलियां हैं, किन किन चीजों के बारे में हमें जानना जरूरी है, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो यानी हम देखिए, जो नेट जेआरएफ की इकाई 2 है, उसमें जलवायु विज्ञान के अंतर्गत कुछ खास चीजों को शामिल किया जाता है। अब बात करें जलवायु की, या कि आखिर क्लाइमेट क्या है, जलवायु क्या है और इसका नाम जलवायु विज्ञान क्यों रखा गया है। देखिए, हमारे आसपास की जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उन पर ठीक ठाक मात्रा में प्रभाव पड़ता है तापमान का, ठीक है। और तापमान के अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज है नमी। दरअसल टेम्परेचर और नमी, जिसे हम आर्द्रता के रूप में भी जानते हैं, इन दोनों के संयोजन से जो घटनाएं घटित होती हैं, उन सभी घटनाओं को हम पढ़ते हैं जलवायु विज्ञान के अंतर्गत। ये हमने बात की किसके बारे में, सामान्य शब्दों में आप क्या कह सकते हैं जलवायु विज्ञान को। यदि आप बात करें जलवायु के बारे में, क्या फिर जलवायु क्या है, तो देखिए, जब हम एक स्थान विशेष की बात करते हैं, कुछ क्षेत्र में, या आप स्पेसिफिक किसी स्थान को ले लेते हैं, हम भारत की बात करें यदि, तो भारत में जो दिन, यानी एक दिन में या कुछ दिनों या महीनों में जो दशाओं में परिवर्तन होता है, उसे हम मौसम के रूप में जानते हैं। यानी जब थोड़े समय की बात की जाए, समयावधि जब कम हो, अल्पकालिक समयावधि की बात करते हैं, तो वह मौसम को दर्शाता है। और जब इसी मौसम का औसत निकाला जाता है, तो यह कहलाती है जलवायु। यानी हम भारत की जलवायु के बारे में यदि चर्चा करें, तो भारत की जलवायु क्या होगी, भारत की जलवायु होगी जो दीर्घकालिक परिणाम हमें प्राप्त होंगे मौसम के, तो मौसम के दीर्घकालिक परिणामों का औसत ही कहलाता है जलवायु। और फिर इसी आधार पर उस स्थान विशेष की जलवायु के बारे में कोई मत या सिद्धांत दिया जाता है, या उस क्षेत्र की जलवायु के बारे में कहा जाता है कि इस क्षेत्र की जलवायु यह होगी। ऐसे ही जलवायु विज्ञान के अंतर्गत इन सभी दशाओं की चर्चा की जाती है
और चूंकि जलवायु दीर्घकालिक है और बहुत बड़े स्थान के बारे में भी इसमें चर्चा की जाती है, यानी हम पृथ्वी में ले लें, पृथ्वी में अलग अलग महाद्वीपों के संदर्भ में चर्चा कर लें, अलग अलग महासागरों के संदर्भ में चर्चा करें, तो इन सभी पूरे क्षेत्रों के बारे में जो विज्ञान हमें बताता है वह जलवायु विज्ञान है। तो आइए देखते हैं कि जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं। सबसे पहले शामिल किया गया है टॉपिक वायुमंडल, वायुमंडल की संरचना एवं संयोजन, जिसे इंग्लिश में लिखा है यहां पर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब यहां वायुमंडल क्या है, तो इसे हम डिटेल से चर्चा करेंगे क्लास में कि वायुमंडल क्या है। यदि शाब्दिक अर्थों पर जाए तो ध्यान रखिएगा, वायु का आवरण, पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण है वही वायुमंडल कहलाता है। और वायु क्या है, गैसों या गैसों का मिश्रण आप कह सकते हैं वायु। तो गैसों का मिश्रण जो पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण के रूप में फैला हुआ है, यही वायुमंडल है। ठीक है, सामान्य शब्दों में हमने वायुमंडल को जाना, लेकिन ध्यान रखेगा वायुमंडल की संरचना में हर चीज का एक अपना महत्व है। क्योंकि वायुमंडल में कुछ स्थायी गैसें पाई जाती हैं, कुछ अस्थायी गैसें पाई जाती हैं। ये गैसें कौन सी हैं, इन गैसों का कितना प्रतिशत है, जलवाष्प क्या होती है, जलवाष्प वायुमंडल की संरचना में क्या भूमिका अदा करती है, या वर्षण में क्या भूमिका अदा करती है, ये सभी चीजें शामिल की जाती है वायुमंडल में। ठीक है, तो वायुमंडल की संरचना अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है और इसका संयोजन भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम वायुमंडल की संरचना की बात करते हैं तो वायुमंडल में कई लेयर्स या कई परतें पाई जाती हैं, जिन्हें हम तापमान के आधार पर भी विभाजित करते हैं और रासायनिक स्ट्रक्चर के आधार पर भी इन्हें विभाजित करते हैं। तो हमें क्लास में डिटेल से डिस्कशन करना है किसके बारे में, वायुमंडल की संरचना और इसके संयोजन के बारे में कि किन किन चीजों से मिलकर बना है और अपने आप में ये सभी तत्व, ये सभी घटक क्या रोल अदा करते हैं वायुमंडल के क्षेत्र में। फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे सूर्यातप के बारे में। ठीक है, कि आखिर सूर्यातप क्या है। सूर्यातप ध्यान रखिएगा, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंसोलेशन, यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इन तीनों शब्दों को मिलाकर बना है इंसोलेशन, जिसे इंग्लिश में सूर्यातप कहा जाता है। आप इनकमिंग सोलर रेडिएशन से ही समझ सकते हैं कि वे विकिरण जो सूर्य से आ रही हैं पृथ्वी की ओर, इन्हें ही कहा जाता है सूर्यातप। तो सूर्यातप क्या है, इसे प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, पृथ्वी पर पड़ने वाले इससे प्रभाव, इन सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके बाद जानेंगे कि सूर्यातप जब पृथ्वी में आता है तो इस पर पृथ्वी के आसपास के टेम्परेचर में क्या फर्क पड़ता है, इसे भी डिटेल से जानेंगे। और इस टेम्परेचर की वजह से, जो कि हम सभी जानते हैं टेम्परेचर क्या है, तापमान क्या है, ऊष्मा का मापक या ऊष्मा को मापने के लिए हम जिस टर्म का इस्तेमाल करते हैं वो तापमान कहलाता है। तो ऊष्मा में कितनी बढ़ोतरी हुई, कितनी कमी हुई और पृथ्वी में कितनी ऊष्मा पाई जाती है, इसको लेकर एक बजट निर्धारण किया जाता है और इसे ही कहा जाता है पृथ्वी का ऊष्मा बजट। तो हमसे भी जानेंगे कि पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या है और यह किन किन कारकों से प्रभावित होता है, कौन से यहाँ पर वेव्स हैं जो लॉन्ग वेव कहलाती हैं या कौन से वेव हैं जो शॉर्ट वेव कहलाती हैं। यानी यहाँ पर हम शॉर्ट वेव रेडिएशन के बारे में जानेंगे, लॉन्ग वेव रेडिएशन के बारे में जानेंगे कि ये क्या है और ऊष्मा बजट को ये कैसे प्रभावित करती हैं। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे तापमान के बारे में, क्योंकि हमने अभी चर्चा भी की कि किसी भी स्थान की जब हम बात करते हैं तो तापमान एक महत्वपूर्ण कारक होता है उस स्थान में। हम कहीं भी किसी भी फिनोमिना की बात करें ज्योग्राफी के, तो वहां भी तापमान अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम जानेंगे तापमान के बारे में कि तापमान क्या है, यह विभिन्न जो पृथ्वी के विभिन्न कारक हैं उनके जरिए तापमान में क्या परिवर्तन होता है और किन किन क्षेत्रों में तापमान में कैसे कैसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। फिर जानेंगे दाब के बारे में और पवनों के बारे में। दरअसल प्रेशर किसी इकाई में, उस पूरे क्षेत्र में या वायु के जरिए जो भी दाब या बल लगता है, ध्यान रखेगा क्योंकि यदि हम दाब के बारे में बात कर रहे हैं तो किसी इकाई क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, इकाई क्षेत्रफल में जो भी बल कार्य करता है उसे ही दाब के रूप में जाना जाता है। और इस दाब का जो वायुमंडलीय दाब है उससे क्या संबंध है, और इसके अलावा इस दाब और टेम्परेचर के साथ साथ हम जानेंगे पवनों के बारे में, विंड के बारे में। क्यों? क्योंकि पवनों का अपना एक अलग स्पेसिफिकेशन है इनका पूरा, कि
कौन कौन सी पवनें हैं, किन किन क्षेत्रों में चलती हैं, इनका क्लासिफिकेशन है, कितने प्रकार की पवनें होती हैं, उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या होती है, दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या होती है। और पवनों के बाद, वायुदाब के बाद हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है, ध्यान रखेगा, कि वायुदाब पेटियां, क्योंकि वायुदाब पेटियां भी मौसम और जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, इसलिए हम जानेंगे वायुदाब पेटियों के बारे में। हम जानेंगे वायुमंडलीय परिसंचरण के बारे में, क्योंकि दरअसल वायुमंडलीय परिसंचरण अपने आप में एक महत्वपूर्ण तत्व है भूगोल का, जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में ही समझेंगे वायु राशियों के बारे में कि आखिर वायु राशियां क्या हैं, इनका आसपास के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ता है और ये कैसे इनका वितरण है पूरे विश्व में। फिर भारत के लेवल पर भी चर्चा करेंगे कैसे लेकर कैसा कैसा वितरण यहाँ पर मौजूद है। बात करेंगे वाताग्र के बारे में। अब आखिर वाताग्र क्या है, तो हम सभी जानते हैं कि जब तापीय प्रतिलोपन की कंडीशन पैदा होती है, तापीय प्रतिलोपन यानी कैसे, जब दो अलग अलग वायु राशियां मिलती हैं, यानी जब गर्म वायु ऊपर उठती है, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाती है, तो उस स्थान को भरने के लिए ठंडी वायु आ जाती है, और ऐसे में ठंडी वायु और गर्म वायु के बीच में जो वक्र बनता है उसे वाताग्र के रूप में जाना जाता है। तो हम यहां समझेंगे कि आखिर वाताग्र क्या है। हम यह भी जानेंगे कि ऊपरी वायु संचलन क्या है, क्योंकि अपने आप में ये सभी चीजें, ये सभी टर्म्स महत्वपूर्ण हैं। जानेंगे चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में, खासकर किन दो चक्रवातों, प्रति चक्रवातों के बारे में। यदि हम बात करें चक्रवात के संदर्भ में, तो हम जानेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, क्योंकि लगातार चर्चा में बने रहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो हम ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में भी जानेंगे कि ये क्या है। इसे हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो हम इनके बारे में जानेंगे। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। यानी चक्रवात जो कि एक फिनोमिना है, कैसा फिनोमिना है, ध्यान रखिएगा। चक्रवात के बारे में चर्चा करें तो चक्रवात का जब निर्माण होता है, तो जहां चक्रवात का निर्माण होता है उसके केंद्र में निम्न वायुदाब बनता है और केंद्र से दूर जाते हुए उच्च वायुदाब। ये सबसे मेन या कहें की पॉइंट है चक्रवात के बारे में। और चक्रवात की आंख भी होती है जो कि बीच में होती है। आगे हम डिटेल्स इसके बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर चक्रवात क्या है, कैसे फॉर्म होते हैं, इसके प्रमुख कारण क्या है, प्रभाव क्या पड़ता है इसके आसपास के वातावरण में, मौसम में, जलवायु में, और किन किन क्षेत्रों में जो चक्रवात है फॉर्म होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर बनते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर बनते हैं, प्रति चक्रवात क्या होता है। प्रति चक्रवात दरअसल चक्रवात का ठीक ऑपोजिट होता है। जहां निम्न वायुदाब की बात कर रहे हैं हम, वहां पर उच्च वायुदाब कर दीजिए, केंद्र के बाहर निम्न वायुदाब कर दीजिए, तो ये प्रति चक्रवात की कंडीशन यहां पर बन जाती है। तो हम चक्रवात और प्रति चक्रवात को डिटेल से चर्चा करेंगे, इनके प्रमुख प्रकारों के बारे में भी देखेंगे। हम यह भी देखेंगे कि जो कोपेन और थॉर्नथ्वेट के जलवायु वर्गीकरण है ये क्या है। ध्यान रखिएगा, जब जलवायु वर्गीकरण की बात आती है तो दो वैज्ञानिकों का नाम सबसे पहले आता है, जिनमें से दो वैज्ञानिक कौन से हैं, कोपेन और थॉर्नथ्वेट। कोपेन की बात करें तो एक जर्मन वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पहली बार ये कोशिश की थी कि पृथ्वी में जितने भी पूरे क्षेत्र हैं, यदि हम अक्षांशीय लेवल पर देखें या देशांतर लेवल पर देखें, तो पृथ्वी को विभिन्न जलवायु के माध्यम से वर्गीकृत करने का जो कार्य किया था वो किया था कोपेन और थॉर्नथ्वेट ने। तो इन दोनों के जलवायु वर्गीकरण के बारे में जानेंगे, जिन्होंने अलग अलग जलवायु वर्गीकरण के रूप में पूरी पृथ्वी को डिवाइड किया और जलवायु के रूप में इन्हें बताया कि कितने जलवायु में या कितने जलवायु कटिबंधों में पृथ्वी विभाजित है। मुख्यतः 7 प्रकार में इन्हें विभाजित किया गया है, जिस पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके बाद जानेंगे ENSO घटनाओं के बारे में। अब ENSO क्या है, तो दरअसल ये जो एल नीनो है और सदर्न ऑसिलेशन है, इन दोनों को सम्मिलित रूप से ENSO कहा जाता है। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है, तो इसे ही एक साथ मिलकर ENSO कहा जाता है। इन सभी घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर एल नीनो क्या है। हम चर्चा करेंगे कि ला नीना क्या है और दक्षिणी दोलन क्या कहलाता है।
और दक्षिणी दोलन खासकर किस क्षेत्र में होता है, इसका संबंध किस किस क्षेत्र से है, एल नीनो की जो फिनोमिना है या लानीना जो फिनोमिना है ये क्यों यहाँ पर क्रिएट होते हैं, कैसे इनका निर्माण होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। विभिन्न विश्व में या भारत की जो जलवायु है, मौसम है, इस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में भी डिटेल से जानेंगे कि इनका प्रभाव क्या है। इसके बाद चर्चा करेंगे मौसमी संकट और आपदाओं के बारे में। जो मौसमी संकट पैदा होते हैं, जो आपदाएं निकलकर सामने आती हैं, इनके बारे में भी डिटेल से जानेंगे, क्योंकि मानव पर या विभिन्न जीव जंतुओं पर इसका लगातार प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में इनके बारे में जानना समझना हमारे लिए जरूरी है। हमने जिन चक्रवातों की बात की, यानी चक्रवात, तड़ित झंझा, टॉर्नेडो, ओलावृष्टि, ग्रीष्म एवं शीत लहरें, सूखा, ये अपने आप में देखिए, जब ग्रीष्म लहरें चलती हैं गर्मी के समय या जब बहुत तेज लू चलती है, तो उससे भी मानव के शरीर, जीव जंतुओं सभी पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। ऐसे में इन्हें आपदाओं के रूप में देखा जाता है। सूखा की जब घटना घटित होती है तो इन्हें आपदाओं के रूप में देखा जाता है। जब पूर्वोत्तर भारत की ओर या उत्तरी भारत में शीत लहरें चलती हैं, जिससे टेम्परेचर बहुत अधिक डाउन हो जाता है, ये भी कहीं ना कहीं मानव के लिए खतरा है, जीव जंतुओं के लिए खतरा है, तो इसे भी आपदाओं के रूप में देखा जाता है। मौसम संबंधी ये जो घटनाएं हैं, इन्हें संकट के रूप में देखा जाता है। तो इन सभी आपदाओं के बारे में समझेंगे, ओलावृष्टि के बारे में समझेंगे कि आखिर यह क्या है, क्योंकि ऊपर जो जलवाष्प जाती है वह बहुत कम टेम्परेचर की वजह से क्या होती है, ओले में या कहें कि ठोस जल में परिवर्तित होती है, या वर्षण का जो ठोस रूप है वह क्या कहलाता है, ओलावृष्टि। इसके माध्यम से फसलें आदि पर नकारात्मक प्रभाव पहुंचता है, इसलिए भी ये आपदाओं के रूप में कार्य करती है। यदि बात करें तड़ित झंझा और टॉर्नेडो के बारे में, तो स्थानीय तूफान कहलाते हैं। स्थानीय तूफान जो कि काफी आक्रामक ढंग से आते हैं और इससे बहुत अधिक हानि होती है उस क्षेत्र विशेष को, इसलिए भी इन्हें हम आपदाओं के रूप में देखते हैं। कुछ और तथ्यों को हम जानेंगे, इसमें हम वृष्टि प्रस्फोट जानेंगे। दरअसल ये क्लाउड बर्स्ट है, ध्यान रखिएगा। तो वृष्टि प्रस्फोट या क्लाउड बर्स्ट ये क्या होता है, इसके फटने से बहुत तेज आक्रामक रूप से मूसलाधार वर्षा होती है और यह भी उस पूरे क्षेत्र विशेष को हानि पहुंचाती है, इसलिए हम इनके बारे में भी समझेंगे और इनसे बचने के क्या क्या उपाय हो सकते। क्योंकि देखिए, जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उन्हें बदला नहीं जा सकता, लेकिन इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो इसके प्रभाव को कैसे कम किया जाएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हिमनद झील प्रस्फोट, इनसे जनित जो बाढ़ पैदा होती है, इनके बारे में जानेंगे जलवायु परिवर्तन के बारे में। देखिए, चूंकि वर्तमान में जितने भी बैठकें होती हैं, चाहे कॉप्स की बात करें, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात करें, ये जुड़ी हुई हैं जलवायु परिवर्तन से। ऐसे में जलवायु परिवर्तन वर्तमान में एक बहुत बड़ी जरूरत है कि इसकी जो नकारात्मक पक्ष है इन्हें कम किया जाए। और नकारात्मक पक्षों को कब कम किया जा सकता है, जब इनके कारणों के बारे में हमें पता हो। क्योंकि प्राकृतिक घटनाओं को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन चूंकि मानव जनित जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव ज्यादा निकलकर सामने आ रहे हैं, तो इसे कैसे कम किया जाएगा, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। जानेंगे हम अतीत में जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य और कारणों के बारे में, साथ में चर्चा करेंगे वैश्विक जलवायु पर मानवीय प्रभाव के बारे में, कि आखिर मानव की वजह से वैश्विक जलवायु में क्या प्रभाव देखने को मिला है, और इन सभी कारणों के बाद इनके समाधानों पर, इनके प्रभावों पर हम चर्चा करेंगे और डिटेल से इस पूरी यूनिट को कवर करेंगे हमारे पूरे प्रोग्राम में, कि इन टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंस है और इनसे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं नेट जीआरएफ में, उन पर डिटेल से हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली यूनिट के डिस्कशन में, तब तक के लिए शुक्रिया।